वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आशा करते बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम एक जहरीला सा सीरीज लेकर के आपके सामने आए हैं। बहुत खतरनाक से खतरनाक सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। बेटा, ये अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपके एग्जाम में सवाल छूटेगा नहीं। बात समझ रहे हो? ठीक है, मेरी बात की यकीन करो। जितना क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं इसी के आधार पर आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। ठीक है ना? तो बस बेटा, आप सिर्फ मेरे चैनल पे आओ और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखो, फिर आपका कोई भी कष्ट आपको नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा बच्चे। तो चलो बेटे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सर? हैं? बहुत सुंदर। तो अब बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 4 बरस बाद अंशु तथा गोलू की आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, कौन कौन लोग हैं लिख लीजिए। एज का सवाल है ये। अंशु है और गोलू है। ए फॉर अंशु और जी फॉर गोलू। ठीक है, इनके अनुपात दे रखे बच्चे 3:4। कब का दे रखा है? सवाल में दे रखा है बेटा 4 बरस बाद, तो ये प्लस इंडिकेट करता है बाद वाले को। ठीक है, और पहले अगर रहता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते। क्लियर है? तो प्लस इंडिकेट करता है बाद को, अर्थात ये 4 बरस बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक। आगे कहता है बच्चे बेटा, यदि इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है। इनकी आयु का अंतर कितना है बेटा? जरा देख लो, अंतर दे रखा है इसका 6 ईयर, है ना? तो ये वर्तमान का, प्रेजेंट का अंतर है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? 4 बरस बाद। तो अभी यदि अंतर 6 बरस का है तो 4 बरस बाद भी अंतर क्या होगा? 6 बरस का ही होगा, क्योंकि अंतर कभी भी ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। बात समझे सर? ठीक है, तो इस बात की ध्यान रखना आप। तो यहां अंतर दे रखा है 6 बरस। 4 बरस बाद भी अंतर हमारा क्या होगा? बोलो ना, 6 बरस ही होगा। तो अब बताइए, दोनों का पीरियड हमारा क्या हो गया? समान हो गया। टाइम को हमेशा आपको इक्वल करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहां तो अंतर था, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन अगर यदि योग रहता तो वहां पर फर्क पड़ता। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है, उस टाइप का भी सवाल लेकर के हम आएंगे आपके सामने, पर अभी सिर्फ आप पेशेंस रखिए और आराम से वीडियो को देखिए। अंतर है 6 बरस। यहां कितने का अंतर है बेटा? यहां पे हमारा जो अंतर है रेशियो का, वो 1 का अंतर है। अंतर मतलब बड़े में से छोटे वाले संख्या को घटाना। ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंट करता है 6 को। बोलो कितने का मल्टीपल हुआ? 6 का मल्टीपल। बात समझ रहे हो? तो कहता है गोलू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। गोलू की आयु कितना है सर? 4। ठीक है, तो इसमें कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 6 का मल्टीपल होगा सर। तो 6 चौके 24 बरस। लेकिन ये आयु कब का निकला, जरा बताओ हमें। ये आयु निकला 4 बरस बाद। 4 बरस बाद का ना डेटा है ये। तो 4 बरस बाद गोलू होगा 24 साल का। हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो बताइए अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 4 इसमें से घटा दीजिए आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 20 बरस। ठीक है, ये हुआ क्या चीज? वर्तमान आयु। अरे समझे बात को? ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं बेटा आपसे कि मान लीजिए 4 साल बाद आप 24 साल के होंगे ना, तो अभी आप कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। अरे हाँ या ना? तो यही क्या किया हमने? 4 घटा दिया, आंसर आया हमारा 20 ईयर। समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये बेटा, ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 था सर ये। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बड़े प्यार से सर क्वेश्चन को समझते जाना। ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटे 10 टॉफी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 10 टॉफी का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बेटा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य 9 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 टॉफी के एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य,
इसके ये क्या है, बराबर है ना। लगा दो रेशियो। तो बताओ बेटा सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। नहीं, अगर दो राशि आपस में बराबर है तो सीपी वाला कॉफिशिएंट यानी सीपी वाला गुणांक एसपी के नीचे लिखिए और एसपी वाला गुणांक सीपी के नीचे लिखिए। बात समझ रहे हो। तो सीपी का गुणांक कितना है 10, तो 10 कहाँ लिखेंगे, एसपी के नीचे 10, और एसपी का गुणांक कितना है 9, इसको कहाँ लिखेंगे, सीपी के नीचे, यानी 9:10। हाँ ना बेटा। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इसमें उसे लाभ हुआ या हानि प्रतिशत। ठीक है, ये आपसे निकालना, ये आपसे वो जानना चाह रहा है, निकाल लेंगे हम। देखिए बड़ा सिंपल है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी खरीदा सर 9 रुपये में। एसपी का मतलब हुआ विक्रय मूल्य अर्थात बेचा। तो 9 की वस्तु 10 में बेच दिया आपने, तो बोलो बेटा प्रॉफिट होगा या लॉस। तो आप कहेंगे सर जरूर प्रॉफिट होगा हमें, है ना। 9 की वस्तु हमने कितना में बेच दिया, 10 में बेच दिया, ज्यादा में बेचा, तो 1 यूनिट का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं है। और प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट किस पर निकलता है, वो निकलता है सीपी पर। सीपी है कितना बेटा 9, और इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो बेटा 1/9 कितना हो गया, 11 सही 1/9%, है ना। और ये प्लस इंडिकेट करता है सर जी क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी ये लाभ परसेंट निकला बेटा। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल आप लगा लेंगे और बड़े आसानी से करते करते चले जाएंगे सारे सवाल को। ठीक है, तुम बेटा टेंशन मत लेना, सिर्फ आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो। ठीक है, मेरी बात मानो, आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर बड़े प्यार से कराया आपको। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कहता है कोई धन साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि साधारण ब्याज में गुनी वाला सवाल आए ना बेटा, तो देखो आप कैसे करना, बड़ा आसान से एक लाइन में चीजों को पहले समझाते हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, जितना गुना बोले, गुनी का अर्थ क्या होता है, जितना गुना बोले उसमें एक कम करके उसको 100 बना दीजिए। जैसे यदि हम आपसे कहें कि जी 5 गुनी हो गई, कितनी गुनी बेटा, तो 5 गुनी का मतलब क्या होता है, एक कम कर दीजिए कितना होगा 4, इसको 100 यानी 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो 5 गुनी का मतलब कितना हो गया 400। अगर हम कहें बेटा 7 गुनी हो गई, तो बोलो 7 गुनी का मतलब क्या होगा, एक कम कर दीजिए 8 यानी 800। अगर हम कहते हैं बेटा 4 गुनी हो गई, तो बोलो कितना लिखोगे इसको, 4 में एक कम कीजिए यानी 3 और डबल जीरो लगा दीजिए 300। अरे बात समझे। तो ये होता है गुनी का तात्पर्य। ठीक है, गुनी का मतलब, गुनी का अर्थ। अगर आप गुनी के अर्थ में, गुनी के अर्थ में समय से डिवाइड कीजिएगा ना, समय से भाग दीजिएगा, तो ये आपको देगा डायरेक्ट दर परसेंट। ठीक है, और अगर गुनी के अर्थ में आप दर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको देगा टाइम देगा, यानी वर्ष में समय देगा। बात समझ रहे हो। बस इस बात को आप ध्यान रखना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्लियर है। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 वर्ष में तिगुना। बोलो तिगुना का मतलब कितना होगा, 3 गुना का मतलब हुआ एक कम करके डबल जीरो लगा दिया, तिगुना का अर्थ हो गया ये चीज। अब दे क्या रखा है सवाल में, टाइम दे रखा है वर्ष, तो वर्ष से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या देगा बताइए, वर्ष यानी समय से डिवाइड करके क्या देगा, दर देगा। काट दीजिए इसको, खत्म। कितना होगा 10%। 10% क्या हो गया हमारा रेट। बात समझे। तो गुनी वाला सवाल जैसे आएगा, जितना गुना बोलेगा एक कम करके 100 बना दीजिएगा, दर उसमें दिया रहेगा, दर से डिवाइड तो समय देगा, समय से डिवाइड तो दर देगा। अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है, बात समझी है ना, समझ पा रहे ना बेटा, बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से चीजों को आप बड़े आसानी से कर लेना। ठीक है, ये ट्रिक था और इसके करने के कई तरीके हैं, बात समझ रहे हो, लेकिन हमें जल्दी जल्दी करना है, बस बात खत्म है। आइए कहता है बेटा एक समचतुर्भुज, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 सर आपके बोर्ड पर है ना। कहता है गाइस एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है
तथा विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है जानते हो बेटा? सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा। क्लियर है ना? तो समचतुर्भुज की बात बोले तो उसकी चारों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ठीक है, जैसे हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा क्या बच्चे? समचतुर्भुज। ठीक है, सभी भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं, समचतुर्भुज बोल रहा है। और कहता है इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए, अगर ये भुजा सर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा सर? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा भाई? 5 सेंटीमीटर। अरे बोल दो गाइस। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सम चतुर्भुज की बात कर रहा है तो सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, कहता है इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। विकर्ण किसको बोलते हैं बेटा? एक कोने से इसके ठीक सामने वाले कोने को मिला दीजिए तो इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? विकर्ण बोलते हैं। इस विकर्ण का मान यानी डायगोनल D1 का मान दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? निकाल सकते हो आप, ये दूसरा विकर्ण। ठीक है, यानी D2 क्या होगा? D2 क्या होगा? व्हाट? तो एक बात की ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण कहां पर बेटा? इसको ये है ना, तो जो भुजा जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने पर? 90 डिग्री पर काटती है और बराबर बराबर भाग में। ठीक है, तो ये दोनों भाग क्या होगा? बराबर होगा। जो ये होगा वही ये वाला दूरी होगा। बात समझ रहे हो? वही लंबाई होगा। तो बड़ा सुंदर बात। आइए देखते हैं टोटल कितना है बेटा हमारा? डिस्टेंस 8। तो इसको इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटा होगा ना बेटा? ठीक है, तो ये 8 है तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया आपको? अब आप बताइए और कितने डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पर, है ना? तो अब जैसा इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए, इसमें। ठीक है, ये क्या समकोण त्रिभुज नहीं हुआ बेटा? तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। वो क्या होता है? कर्ण। यानी ये कर्ण हुआ और ये हुआ आधार। तो आपको लंब निकालना है। बताइए ना, हाँ या ना? ठीक है, तो बोलो बेटा, ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट समान हमने आपको समझाया था कि ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, तो बोलो ये वाला कितना होगा? 3 होगा। जो बच्चा नहीं समझता है वो ऐसे करके निकाल लो, रूट अंडर 5 का स्क्वायर अब माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा? 25 अब माइनस 16 कितना होगा? 16 8 16 9 25 यानी 9 होगा। इसका वर्ग 9 होगा और इसका वर्ग में कितना आ जाएगा? 3। यही मान क्या है हमारा? 3 है। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? यहां से लेके यहां तक ये भी 3 होगा। बताओ ना, हाँ या ना? होगा 3। तो टोटल D2 कितना हुआ? 3 + 3 यानी ये इसका वैल्यू आ गया बेटा हमारा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए? ठीक है ना? तो हमारा D1 D2 यानी विकर्ण निकल गया। अब पूछता है हमसे यहाँ पे उसका क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल यानी D1 × D2। तो 8 × 6, इसको आप काट दो बच्चे। 2 चौके 8, 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या है? आपका आंसर है। हाँ या ना? समझे बात को? ठीक है, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर इसको वीडियो को एक बार पॉज करके पहले खुद से बनाइए। ठीक है, और यदि नहीं बनता है तो आप पूरे इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, और फिर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है ना? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू D1 × D2। D1 दिया हुआ था, D2 हमने यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप गुरुजी? ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये बहुत इसलिए हमने आपको कहा था सर पहले ही कि हमने जो बड़ा खतरनाक सवाल लेकर के आपके लिए आए हैं। ठीक है ना? आप सवाल को सिर्फ करते जाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर
अब 5 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भैया, एक घन का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है ना। ये देखो बेटा, घन का क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया, 600 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है। तो कहता है उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई है कि नहीं, तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3 गुना भुजा। एक घन के विकर्ण की लंबाई यानी घन का जो विकर्ण है बच्चे, विकर्ण है वो होता है √3 गुना भुजा। बात को समझे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, यहां से हमें पहले यहां से भुजा निकालना है, उसके बाद यहां पर बैठा देना है। ठीक है, तो जरा सा देखो भुजा कैसे निकलेगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ ना, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। इसी का वैल्यू दे रखा कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 से ये कट जाएगा, ये कितना होगा बेटा 100, और भुजा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल होगा। स्क्वायर यदि बराबर को पार करता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा बता दो जरा सा हमें, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा, भुजा। अब करना कुछ नहीं आपको, इसको ला करके इसमें यहाँ पे बिठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √3 गुना भुजा कितना आया 10, यानी ये हो गया आपका 10√3। बस यही आपका आंसर है ना, 10√3 सेंटीमीटर। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात, ये समझ पाए बच्चे। ठीक है, बस सिर्फ आपको मेंसुरेशन में कोई बड़ा सा सवाल नहीं आता आपका। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, फिर आप बड़े आसानी से इसको उसमें पुट कर दीजिएगा। बात समझे सर, ठीक है ना। तो बस आपको घन का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड्स का स्क्वायर, वहां से आपका भुजा निकल जाएगा। क्लियर है, और विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, फिर भुजा को आपको उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 में जितना आता है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना, बड़ा आसान था चीज था बच्चे। ठीक है, समझ गए बेटा, आ जाइए इसको अब हम मिटाते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सर हमने किया बड़े प्यार से, ठीक है, और आपको समझाया भी सर बड़े अच्छे से, है ना। अगर हम आपको बेटा अच्छे से समझा पाते हैं तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है ना। यदि चल रहा है तो आप लिखिए, बात समझ लो कि नहीं, है ना। आइए अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा कि 310 रुपये को ABC में बांटिए। कितना रुपया था सर आपके पास, टोटल रुपया है गाइस 300, यानी 300 रुपया है ना। इसे हमें बांटना है किसमें किसमें बेटा, A को, B को और C को बांट देना है। ठीक है, कैसे बांटना है, सवाल में कहता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटना है। तो कहता है A को कितना रुपया मिलेगा। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। ये सवाल रेशियो का है, और बेटे बहुत ही अच्छे से हमने रेशियो पढ़ा रखा है। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आपको ये जानना है तो सर आप RBI मैथ्स बाय संतोष सर टाइप कीजिए यूट्यूब पर। पहला ही वीडियो जो हमने शुरू किया था, पहला ही वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने समझाया था। बात समझ रहे हो बेटा, तो वहाँ जा करके आप पूरा रेशियो देख लेना आपका। अच्छा, रेशियो अगर आप देख लेते हो ना तो रेशियो के आधार पर कई सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर चाहे सवाल वो बदले चाहे कुछ भी करे, आप उसका आंसर देने से कभी नहीं चूकेंगे। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आओ बेटा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। रेशियो यानी अनुपात कभी भी फ्रैक्शन यानी बटा में नहीं होना चाहिए। इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा का मतलब है कि ये जो बटे दिख रहा है आपको, ठीक है, उसको हमको हटाना है। उसको हटाने का तरीका है मेरे बच्चे, 2, 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला जो संख्या है एलसीएम कितना होगा इसका, 10 बताइए, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो 30 क्या हो जाएगा सर इसका एलसीएम। इसी 30 से आप क्या कीजिए, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही 30 से जो एलसीएम आया, ठीक है, अपने आप ये सीधा हो जाएगा। ये बोलो बेटा कितना हो जाएगा 15, ये कितना कट जाएगा 3 दाही के 30 और ये 5 छक 30, यानी 15 अनुपात 10 अनुपात 6,
ये आपका रेशियो निकल के आया। ठीक है, सवाल में कह रहा है टोटल राशि था 300। आप यहां पर जरा सा देखो बच्चे, आपका टोटल राशि कितना है, 300 है कि 310 है? सॉरी गाइस, है ना, मिस्टेक है यहाँ पर, ये 310 है। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं? 310 होता है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बच्चे। ठीक है, ऐड कर दो ना, कितना हो जाएगा ये, 15 10 25 और 5 30 और 1 31, यानी टोटल हो गया हमारे अकॉर्डिंग 31। और सवाल में कह रहा है कितना है, 310 है ना? कितने का मल्टीपल होगा बेटा, 10 का मल्टीपल है। अब जो पूछेगा इसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 10 का हमसे पूछा है। ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को कितना मिला है, 15 यूनिट, इसमें हम 10 से गुना कर देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 150, यानी ए को मिलने वाली जो राशि है वो 150 रुपया है। हाँ या ना? ठीक है, समझ पा रहे हो सर मेरी बात? ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही आसान सा था, बस सिर्फ आपको इसे तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, कि इसको रेशियो अगर बटन में है तो उसे आप हमेशा क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। अरे बोलो, ठीक है, समझ रहा है ना रे? ठीक है, तो चलो भैया इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर अब दिख रहा है गाइज, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना। कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक है, ये आपका एक व्यंजक एक्सप्रेशन दे रखा है और कहता है इसका एक गुणनखंड जो है ना बेटा वो x प्लस 3 है। वो क्या है, x प्लस 3 है, एक गुणनखंड दे रखा है। तो आपसे पूछता है k का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इस व्यंजक को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यानी संतुष्ट करेगा। तो आप दोनों को x बराबर कितना होगा, -3। अरे बोलो ना हाँ या ना? 3 जाएगा उधर तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 0 -3 -3 ना होगा जी। ठीक है, अब इसको भी आप 0 कर लीजिए। नहीं तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे हम, -3, तो -3 का स्क्वायर हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, प्लस के इंटू एक्स के जगह पर -3 और ये +12, इसका मान कितना बना देंगे हम, 0 बना देंगे। ठीक है ना? चूंकि ये समीकरण व्यंजक से समीकरण बनाने के लिए उसका वैल्यू को क्या बनाते हैं, 0 बना देते हैं। ठीक है, 0 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, -3 गुना -3, 3 3 9 और प्लस का 9 होगा 9। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -3 के और ये +12 बराबर 0। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो 12 8 20 और 1 21, यानी -3 के बराबर उधर चला जाएगा तो कितना होगा, -21। ये कट जाएगा, 3 7 21, यानी के की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 7 आ गया, है ना? इसी तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं, तेज होते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके और जो भी उसके साथ कांस्टेंट दे रखा है उसका वैल्यू निकाल देता है। ठीक है, आपको भी बेटा ये तरीके सीखने पड़ेंगे यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो के का वैल्यू कितना आ गया सर, 7। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी 7 है ना? है ना? वाह क्या इत्तेफाक है। आ जाइए सर, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान सा सवाल है यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पता है तो। ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ के चले आएंगे। आओ देखो ध्यान से, हम आपको सारा चीज सिखाएंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना। सिर्फ कहता है सर क्वेश्चन नंबर 8 कि साइन 75 डिग्री का मान बताइए सर कितना होगा, है कि नहीं? साइन 75 डिग्री ये बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, है ना? इसे आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको मालूम है। लेकिन क्या साइन 75 का वैल्यू पता है आपको? नहीं मालूम है ना बेटा? तो कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हमको एक चीज समझा दीजिए कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है। जानते हो बच्चे? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो यहां पर सीखो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है बेटा साइन a इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी हमें यूज करना होता तो कुछ नहीं, ये सारा चीज वही होता, यहाँ पर सिर्फ आप माइनस लिख देते। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक अब बताओ, हमें इसको ब्रेक करना होगा 75 डिग्री को उस डिग्री में जिसका मान आप जानते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे जानते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो। इधर हम जानते हैं साइन 30 और साइन 45 का, तो 30 और 45 कितना होता है, 75 ना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बेटा ब्रेक करके लिखेंगे साइन 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। बताइए हाँ या ना। तो 30 और 45 75 हो गया, देख लो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिठा दीजिए आप, ए के जगह पे कितना है 30 और बी के जगह पर कितना है 45, बोलो ना, बिठा दो यहाँ पर। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, हाँ या ना, ठीक है गाइज, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लो, ठीक, यहाँ इसको इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर बिठा देंगे। साइन 30 का मान बोलो कितना होता है, साइन 30 हाफ यानी 1/2, और कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 बोलो कितना होता है बेटा, कॉस 30 √3/2 और गुना साइन 45 1/√2। नहीं तो आप बता दीजिए, ये 2√2 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2√2 ही होगा और ये कितना हो जाएगा 1 + √3। बोलो ना हाँ या ना। यही क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गया किसका, साइन 75 डिग्री का। तो साइन 75 डिग्री का मान कितना आएगा बेटा, 1 + √3 अपॉन 2√2। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, समझ पाए, बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से हम बच्चे इस सब की वैल्यू को निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें सर, नहीं ना। तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। पूरक कोण किसको कहते हैं जानते हो, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है सर। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसे कहते हैं पूरक कोण, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम कहते हैं बेटा कि एक कोण x डिग्री है तो बताइए इसका पूरक कोण कितना होगा, बोलो ना। तो आप कहेंगे सर 90 - x होगा, 90 - x डिग्री है ना। अगर ये एक कोण दिया हुआ है और हमें पूरक कोण निकालने हैं, पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से उसको क्या करोगे आप, घटा दोगे, है कि नहीं, बात समझे, ठीक है। पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप इसको जोड़ करके देखोगे, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको जोड़ करके देखोगे तो कितना आएगा, इसका मान 90 डिग्री आएगा। बात समझ रहे हो, अगर जोड़ोगे तो x - x घट जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब दो कोण को जोड़ करके उसका वैल्यू 90 डिग्री आ जाए उसे कहते हैं बेटा पूरक कोण। बात समझ रहे हो कि नहीं। समपूरक बोलता तो 180 - x, समपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरक, ये एक कोण हुआ और ये क्या हुआ हमारा पूरक कोण। बात समझ में आया, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि पूरक कोण होता क्या है, क्लियर है बेटा। अब आइए, हमसे पूछ रहा है सवाल देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कहता है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। ध्यान से समझना, कोण क्या है हमारा x और कहता है पूरक कोण का 4 गुना, तो पूरक कोण कितना होगा 90 - x, बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। तो 90 - x इसका क्या गुना है, 4 गुना है। ये कोण की वैल्यू दे रखा है। बात समझ पा रहे हो सर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे भैया, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री, अब माइनस का 4x, ये -4x इधर चलाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 5x और बराबर 360। अब आप इसको काट दीजिए, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा बेटा, 5 × 7 = 35, बचा 1 10, 5 दूनी 10 यानी 72 डिग्री। उस कोण का मान कितना है बेटा,
उस कोण का माप कितना निकला 72 डिग्री, है ना। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बातें, ठीक। तो चलो बच्चे, इसको भी हम मिटाते हैं। बस सिर्फ आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पूरक कोण जैसे बोलेगा, कोई भी एक एंगल आप लीजिए तो उसमें 90 में से उसको घटा देना पड़ेगा, वही क्या होता है आपका पूरक कोण होता है, ठीक है। बात समझे कि नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इस सब चीज़ को करते जाइएगा आप, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, जरा ध्यान से समझना। कहता है शब्द लीडर है, शब्द क्या है बेटा, लीडर, LEADER, है ना, ठीक है। कहता है कि अक्षर शब्द लीडर के अक्षर कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी अरेंज कर सकते हैं आप, है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा आसान सा चीज है, आप ध्यान से समझिएगा। आप गिन लीजिए कि इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं, 6 लेटर है, तो उसका फैक्टोरियल बनाओ, यानी फैक्टोरियल 6, है ना, ठीक है। जितना लेटर है उसका फैक्टोरियल बना दीजिए, यानी 6। कोई दिक्कत वाली बात है। अपॉन में जय गो लेटर रिपीट हुआ है, ठीक है, जेठ हो लेटर क्या हुआ बेटे, रिपीट हुआ है, उसका फैक्टोरियल। तो देखो तो ई कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, और कोई भी लेटर रिपीट है नहीं है, तो जो रिपीटेड लेटर है उसका फैक्टोरियल लिखिए नीचे में। तो ई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल खोलने आता है आपको, जो बच्चा नहीं जानता है वो देखो ध्यान से, जिसका भी फैक्टोरियल है ना बेटा, उसको वहां से लिखते हुए 1 तक चले जाओ गुना करते हुए, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमित गुना, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, यहां देखिए 6 के बाद क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। यहां है फैक्टोरियल 2, तो 2 गुना 1, जिसका भी फैक्टोरियल पूछे उससे शुरू कीजिए और 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिए। तो ये बोलो बेटा 2 से 2 ये खत्म हो गया, खत्म हो गया सर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5 चौक 20 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 360। 360 बार क्या कर सकते हैं हम, इसको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, हाय ना बेटा। समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। तो चलिए सर, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा सर, मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। अब हम कल आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में और नए नए खतरनाक सवाल के साथ, ठीक है। तब तक सर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।